हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 2 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी का भी हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। एक तरफ है गवर्नर जनरल और एक तरफ है युद्ध, कि किस युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था वो हमें मिलाना है। ऑप्शन है ए, हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, आपको ध्यान रखना है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और उसका नेतृत्व किया था अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने, यानी कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने। इसीलिए ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वो हुआ था 1799 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेजली। इसीलिए इसका सही आंसर है, मतलब ये सही है, ये भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1817 से लेकर 1818 में। 1817 से 1818 तक ये हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, ना कि लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसीलिए ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह टिप्पणी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी जीबी मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव और ऑप्शन डी हेनरी डुंडास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जीबी मैकाले। दरअसल ये जीबी मैकाले नहीं है, यहाँ टीबी मैकाले होना चाहिए, क्योंकि इनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इसलिए इसे शॉर्ट में कहते हैं टीबी मैकाले। टीबी मैकाले के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी कही गई थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टीबी मैकाले, यानी कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। ऑप्शन है ए नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी सूरत, भरूच, आगरा, ऑप्शन सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। डच कहाँ के निवासी थे? डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे और पहली डच कंपनी खोली गई थी भारत में 1605 में मछलीपट्टनम में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पहली डच कंपनी खोली गई थी मछलीपट्टनम में 1605 में। तो डचों ने अपने जो व्यापारिक अड्डे हैं वो स्थापित किए थे नागपट्टनम में भी, चिंसूरा में भी, मछलीपट्टनम में भी, सूरत में भी, भरूच, आगरा, यहाँ भी, कोचीन में भी, अहमदाबाद में भी और पटना में भी। यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। सबसे पहले जो व्यापारिक कंपनी आई थी, जो यूरोपीय कंपनी भारत आई थी, उनमें थे पुर्तगाली के बाद आए थे डच। ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली और पुर्तगालियों के बाद आए थे डच, हॉलैंड या नीदरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
कथन है हमारा, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कथन हमारा बिल्कुल सही है, ब्रिटिश काल में जो भारत का व्यापार संतुलन था वो बिल्कुल अनुकूल था। कारण है, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। कारण भी हमारा बिल्कुल सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। क्यों? क्योंकि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। भारत से कच्चे माल का इतना ज़्यादा निर्यात होता था ब्रिटेन के उद्योग धंधों के पोषण के लिए कि उसकी ना तो उसका हमें कोई लाभ मिला और न ही उसके एवज में कोई भी उद्योग धंधे हमारे यहाँ विकसित हो पाए। तो जो धन की निकासी थी उसका स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, यानी कि जो निर्यात होता था उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता था। तो हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती थी उसका मुख्य उद्देश्य तो अपने यहाँ के जो उद्योग धंधे थे उनका पोषण करना और भारत से अधिकाधिक कच्चे माल की प्राप्ति करना था, भारत का आर्थिक शोषण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ऑप्शन है ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे और ऑप्शन डी राजनारायण वसु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखिएगा कि जूरी एक्ट पारित किया गया था 1826 में। इस जूरी एक्ट का सबसे ज़्यादा जो विरोध किया था वो किया था राजा राम मोहन राय ने, इसलिए ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय ने जूरी एक्ट का सब घोर विरोध किया था जो कि 1826 में पारित हुआ था। और राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की भी स्थापना की गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1815 में, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है, कौन सा पेयर है जो गलत सुमेलित है। एक तरफ है विद्रोह यानी कि रिवोल्ट, दूसरी तरफ है उनका वर्ष। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह हुआ था 1873 से 85, बिल्कुल सही सुमेलित है, बंगाल में हुआ था और इसका रीजन था जमींदारों के द्वारा लगान में वृद्धि। कथन नंबर 2 है यानी कि ऑप्शन नंबर बी है दक्कन किसान विद्रोह 1875 में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं हुआ था बल्कि 1763 से 1800 में हुआ था सन्यासी विद्रोह, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। और जो कोल विद्रोह है वो भी हमारा गलत सुमेलित है क्योंकि कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, ना कि 1870 में। इसलिए हमारा जो सही आंसर है इसमें दोनों ही हमारे सही आंसर हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही बिल्कुल गलत सुमेलित हैं। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ था जबकि कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। तो जो कोल विद्रोह है वो हुआ था 1831-32 में, इसलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है। आपको ऐसा मिलेगा यूपीपीसीएस में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि गलत पूछे जाते हैं, जिनमें एक नहीं बल्कि दो आंसर होते हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो आपको ये सभी विद्रोह ध्यान रखने हैं कि कौन सा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941 और ऑप्शन डी 1942। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, उसके दौरान देश में 3 अलग अलग स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी, जिनमें से एक स्थान था बंगाल का मिदनापुर जहां जातीय सरकार की स्थापना हुई थी 1942 में, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो एक स्थान तो हो गया बंगाल का मिदनापुर, दूसरा था सतारा महाराष्ट्र का और तीसरा था बलिया। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैरोल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? ऑप्शन है ए INA मुकदमा, ऑप्शन बी लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा चला था 1829 से 33 के बीच में। इसमें क्या हुआ था? मेरठ षड्यंत्र मुकदमे में डेट ध्यान रखिएगा 1829 से 33। इसमें लगभग 25 कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था, जिसकी समस्त संसार में चर्चा हुई थी और उन अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैरोल्ड लास्की, रूजवेल्ट, रोमारोला इन सभी ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा केस था? वो था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। हमें इन सभी घटनाओं को उनके काल अनुक्रम के अनुसार लगाना है, वैसे ही ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। नंबर 1 है रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में हुआ था, बिल्कुल सही है। नंबर 2 है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, बिहार के चंपारण से स्टार्ट हुआ था, तो ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है। आपको इनकी डेट भी ध्यान रखनी है, हम इसे अभी मिलाएंगे। नंबर 3 है खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में हुआ था। और नंबर 4 है अहमदाबाद मील हड़ताल आंदोलन, ये भी 1918 में हुआ था। ये फरवरी मार्च 1918 में हुआ था और जो खेड़ा किसान आंदोलन है वो मार्च 1918 में हुआ था। तो जो हमारा सबसे पहले होगा वो होगा दो हमारा सबसे पहले होगा, क्योंकि सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद होता है अहमदाबाद मील हड़ताल आंदोलन फरवरी 1918 में, 2 के बाद आएगा 4। उसके बाद होता है खेड़ा किसान आंदोलन मार्च 1918 में, उसके बाद आएगा 3। और सबसे लास्ट की जो घटना है वो है इनमें से रोलैट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में, फिर आएगा हमारा 1। हमारा सही आंसर होगा 2, 4, 3, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। रोलैट एक्ट को ध्यान रखिएगा, रोलैट एक्ट को काला कानून भी कहा गया था, काला कानून भी इसे कहा गया था। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था, क्योंकि इसमें बिना अपील के ही किसी गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया गया था। तो रोलैट एक्ट को काला कानून या बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो सबसे पहले बात करते हैं स्वराज दल की। स्वराज दल की स्थापना की गई थी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी जनवरी 1923 में। तो जनवरी 1923 में जो स्वराज दल की स्थापना हुई थी उसका केंद्रीय विधानसभा में किसके द्वारा समर्थन किया गया था? ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि MA जिन्ना, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए MA जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया गया था MA जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इस स्वराज दल ने कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह के रूप में काम किया था और इसका उद्देश्य क्या था स्वराज दल को बनाने का? इसका उद्देश्य था कि चुनावों के माध्यम से केंद्रीय विधानसभा में प्रवेश करके और उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ये स्वराज दल का उद्देश्य था और इसका समर्थन किया था केंद्रीय विधानसभा में मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए 1902, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1904 और ऑप्शन डी 1905। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1905। गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने वर्ष 1905 में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना
की थी। नागरिकों को सार्वजनिक सेवा के लिए तैयार करने के लिए इन्होंने नौजवानों को सार्वजनिक सेवा के लिए तैयार करने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का निधन, डी.के. कर्वे यानी धोंदो केशव कर्वे, इनका निधन इनका नाम, डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन है ए सती प्रथा, ऑप्शन बी बाल हत्या यानी कि शिशु हत्या, ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा और ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्त्री शिक्षा। पश्चिम भारत के जो डी.के. कर्वे हैं उनका नाम सबसे ज़्यादा जो फेमस है स्त्री शिक्षा के लिए फेमस है। वैसे उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काम किया था, लेकिन इन्हें स्त्री शिक्षा के लिए ज़्यादा जाना जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र मुंबई में पहला महिला विद्यालय खोला था और पुणे में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में इनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस है और इन्हें विधवा पुनर्विवाह के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ऑप्शन है ए 1820 से 27, ऑप्शन बी 1819 से 26, ऑप्शन सी 1822 से 29 और ऑप्शन डी 1818 से 1825। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1820 से 27। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 के दौरान मद्रास के गवर्नर रहे थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये वही सर टॉमस मुनरो हैं जिन्होंने भारत में भू राजस्व वसूली के लिए एक व्यवस्था लाई थी, वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली के लिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी वो लाई गई थी सर टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। तो ये वही सर टॉमस मुनरो हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है युद्ध और दूसरी तरफ है उनकी संधि क्या या उनका परिणाम क्या हुआ था। ए है हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में भारत में जो युद्ध लड़े गए थे उन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में भारत में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो हुआ था 1746 से 48 के बीच। ध्यान रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है 1746 से 48 में, ये एक्सला-शापेल की संधि से अंत हुआ था इसका 1748 में। तो ए का है हमारा 4 और ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर भी हम आगे मिलाते हैं। फिर है दूसरा कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये हुआ था 1749 से 1754। ध्यान रखिएगा, 1749 से 1754 द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा था। तो सी का है हमारा 3, सी का होगा हमारा 3। बी है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो हमारा तृतीय कर्नाटक युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 से लेकर 1763 के बीच। और तृतीय कर्नाटक युद्ध किससे हुआ था? पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। तो सी का है हमारा, बी का है हमारा 1, बी का है हमारा 1, ए का है 4, बी का है 1 और सी का है 3। और डी है प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए थे, जिनमें से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 1769 के बीच में। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था और इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 4, 1, 3, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे नोट कर सकते हैं, जो पॉइंट आपको ना पता हो। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और 1748 में एक्सला-चेपल या फिर एक्सला-शापेल भी कहते हैं, इसकी संधि से इसका अंत हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। फिर हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में। निर्णायक युद्ध रहा था, इसमें
ना तो ब्रिटिशों को कुछ ज़्यादा मिला था, ना ही फ्रांसीसियों को कुछ ज़्यादा हाथ लगा था। ये अनिर्णायक युद्ध रहा था। फिर हुआ तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। इसमें ये क्या हुआ था, पेरिस की संधि से इस युद्ध का अंत हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ था, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ऑप्शन है ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली और ऑप्शन डी संबलपुर। तो लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा था 1848 से 1856 के बीच में, ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा जो भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए नीति अपनाई गई थी वो थी विलय नीति, यानी कि हड़प नीति। तो इस हड़प नीति के तहत जो प्रथम शिकार हुआ था वो हुआ था सतारा 1848 में। 1848 में हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1848 में सतारा, फिर 1849 में जैतपुर और संबलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर को लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई, और ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। और खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था तुर्की के साम्राज्य के विरुद्ध खलीफा को बनाए रखने के लिए। ये खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? ऑप्शन है ए 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1888 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी और ऑप्शन डी 1866 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1866 ईस्वी। देवबंद आंदोलन यूपी में यानी कि संयुक्त प्रांत में, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन है ए इंडिपेंडेंस पार्टी, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी और ऑप्शन डी इंडियन नेशनल पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वराज पार्टी यानी कि स्वराज दल। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य था कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह के रूप में कार्य करना और साथ ही चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश करके उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। ये स्वराज पार्टी का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? नाइटहुड पूछा जाए या फिर सर की उपाधि पूछा जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि दी गई थी इसे पूछा जाए तो किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड या सर की उपाधि का परित्याग कर दिया था? ऑप्शन है ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग जनसंहार, ऑप्शन सी साइमन कमीशन और ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग जनसंहार। जलियांवाला बाग जनसंहार जो हुआ था उसकी घटना है 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल 1919 जिसमें निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा दी गई थी। तो इस जलियांवाला बाग जनसंहार के द्वारा
इस जलियांवाला बाग जनसंहार का विरोध करने के लिए, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि का परित्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन है ए लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट, ऑप्शन बी क्विट इंडिया, ऑप्शन सी खिलाफत और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था उसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन यानी कि रेड शर्ट, क्योंकि इसके जो कार्यकर्ता थे वो लाल रंग की कुर्ती पहनते थे तो उसका इसलिए इसका नाम था लाल कुर्ती संगठन यानी कि रेड शर्ट। और ये कहाँ था? पश्चिमोत्तर जो प्रांत है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में ये सक्रिय था। और खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।